हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीआरसी एकेडमी। तो आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके जितने भी करंट एग्जाम है, जैसे कि जेओआईटी के एग्जाम, जेओआईटी का एग्जाम हो गया, क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम हो गया, एचपीएनटी एचपीएसआई के लिए ये सारी क्लासेस जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो एचपी जेओए के पर्पज़ से बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें आज की हमारी फर्स्ट क्लास जो रहने वाली है वो कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जेओए का पेपर होता है उसमें कंप्यूटर के 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी को माइंड में लेकर मैंने ये क्लास बनाई है। ठीक है, ये लेक्चर तैयार किया है और इसमें जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर ये पूरा आप वीडियो ख़त्म करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। ठीक है, और आज की जो वीडियो है वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर हम लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे हमारे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो है जेओआईटी की। ठीक है, एक सीरीज है, सीरीज मतलब एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास है और इसमें जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है वो हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो डीवीएमएस है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डीवीएमएस है। अब देखिए, डीवीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, जिसने कंप्यूटर को डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। हाँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो डोंट वरी, पता है नहीं पता है कोई इशू नहीं है। जिनको पता है वो उनके लिए भी हेल्पफुल है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हम इसमें डीबीएमएस की इस क्लास में आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, व्हाट इज डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस का इतिहास, डीबीएमएस क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के अव्यय अव्यय कौन कौन से होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, डाटाबेस का इतिहास क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ एक आपको की पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, कुछ एक डेट्स है इसमें, उसको आप मतलब एक प्रकार से आपके लिए क्विक रिवीजन है, जिसको पता है जिसको नहीं पता नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है डीबीएमएस का जो स्ट्रक्चर है या जो डाटाबेस सिस्टम है वो किसने डिज़ाइन किया था। तो बात है साल 1960 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स बैचमैन। क्या नाम था? चार्ल्स बैचमैन। ठीक है, तो इसी बंदे ने जो था सबसे पहले डाटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल, ये ध्यान रखना कि डीबीएमएस जो है वो सबसे पहले जो डिज़ाइन किया था वो 1960 में आया था। और किसने इसको डिज़ाइन किया था? चार्ल्स बैचमैन ने सबसे पहले इसको क्या किया था? डिज़ाइन किया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है साल 1970 में। अब साल 1970 में जो था वो आईबीएम वालों ने एक कोड जारी किया था। एक कोड नहीं है, कोड है। ठीक है, ये आईबीएम ने, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आईबीएम ने एक कोड जारी किया था, ने कोड जारी किया था जिसका नाम था आईएमएस। आईएमएस क्या था? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो किसके लिए था? डीबीएमएस के लिए ही था। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला, साल 1976 में। साल 1976 में क्या हुआ था? साल 1976 में पीटर चैन ने ईआर मॉडल को विकसित किया था। ठीक है, पीटर चैन ने ईआर मॉडल को विकसित किया था। अब ईआर मॉडल क्या है? ये जो ईआर मॉडल है इसको बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोला जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, मैं बताऊंगा क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, उसके बाद साल 1980 में रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला डेटाबेस कंपोनेंट बना। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है? साल 1980 में। अब रिलेशनल मॉडल क्या है? देखो, ये सारे के सारे जो है वो आपके
किसके डीबीएमएस के क्या है टाइप है, ठीक है। टाइप ऑफ डीबीएमएस में हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार का डीबीएमएस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। वो सारे तो उसमें एक रिलेशनल टाइप भी होता है, वो इसके बारे में आगे बात करते हैं, इसी लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल डेवलप किया गया था, ठीक है। ये भी एक प्रकार का डेटाबेस मॉडल है, ठीक है। कब आया था ये 1985 में, ठीक। नेक्स्ट अगला है 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एक्सेस को लॉन्च किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल डेटाबेस था। पर्सनल मतलब ये डेटाबेस जो था माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट या विंडो की बात कर सकते हैं, विंडो के लिए ही जो था ये इन्होंने डेटाबेस बनाया था, अपना इनका पर्सनल डेटाबेस था। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा जो डेटाबेस था वो लॉन्च किया था, तो उसका नाम था एमएस एक्सेस, ठीक है, एमएस एक्सेस। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1991 में, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज 1995 में, अच्छा हाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 1995 में इंटरनेट से कार्य कर सकने वाले सबसे पहले डेटाबेस का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि इंटरनेट से कार्य कर सकने वाला सबसे पहला डेटाबेस कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1995 में, 1995 में, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो 1997 में डेटाबेस की प्रोसेसिंग में XML को अप्लाई किया गया। XML क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। XML क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको कब अप्लाई किया गया था, इसको अप्लाई किया गया था 1997 में, ठीक है। तो ये कुछ एक डेट्स है, ठीक है। और ये जो है एक की पॉइंट समझ लो हिस्ट्री के डेटा डीबीएमएस के, कि कब क्या चीज़ बनी थी या कब कौन सा डेटाबेस स्ट्रक्चर जो था वो आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी इसकी हिस्ट्री जो है डेटाबेस की वो मैं अलग से बताऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा प्रीव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस है क्या, ठीक है। अगली बात आती है डीबीएमएस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डीबीएमएस जो होता है, डीबीएमएस, ठीक है, डीबीएमएस इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे होता क्या है ये डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया, डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है ये प्रोग्राम्स का पूरा कलेक्शन है, क्या है ये, प्रोग्राम्स का पूरा कलेक्शन है, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कलेक्शंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ ऑपरेशन या प्रोग्राम्स का पूरा एक कलेक्शन होता है। डेटाबेस वैसे ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, अगर इसको इन शॉर्ट बोला जाए तो इन शॉर्ट क्या मतलब, ये एक जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम डेटाबेस को हम एक्सेस करने के लिए करते हैं, मतलब उसको मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स ही बने होते हैं इसमें, तो ये पूरा एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, डीबीएमएस के द्वारा, ठीक है। अगली बात, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर, देखो आ गया, डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव और डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डेटाबेस में डेटा, जो डेटाबेस आपने तैयार किया है उसको अगर आपने, उसमें डेटा को अगर आपने स्टोर करना है, मैनेज करना है और रिट्रीव, रिट्रीव मतलब दोबारा प्राप्त करना है, ठीक है, और डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ये सॉरी यूज किया जाता है, ठीक है। अगली लाइन है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका प्रयोग डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करने के लिए भी किया जाता है, सेम सेम ही है, ठीक है। क्रिएट भी कर सकते हैं हम, एक्सेस भी कर सकते हैं और मैनेज भी किया जा सकता है, ठीक है, डीबीएमएस के द्वारा डेटाबेस को, ठीक। और लास्ट है, ये यूजर और डेटाबेस के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, ठीक है। किसके किसके बीच में, यूजर और डेटाबेस के बीच में, कौन, डीबीएमएस। जो डीबीएमएस है वो आपका जो डेटाबेस होता है, जैसे मान लीजिए ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है और ये यूज़र है, ठीक है। तो इनके बीच में कनेक्शन के लिए, बनाने के लिए जो यूज़ करेंगे हम सॉफ्टवेयर, उसका नाम है डीबीएमएस, ठीक है। और ये जो है वो एक इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस मतलब यहाँ पे जो यूज़र है वो डेटाबेस को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है।
इसमें बहुत सारी कमांड्स होती है जिनके द्वारा यूज़र आसानी से डेटाबेस में कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे फ़ोन होता है ना, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। अब फ़ोन में जो स्क्रीन आती है, जो भी आप एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा है, जब आप उसको ओपन करते हो तो उसका इंटरफेस आता है एक। ठीक है, मतलब जो उसके सामने वाली जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको इंटरफेस बोला जाता है। हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना इंटरफेस होता है। तो इसी तरीके से डेटाबेस का इंटरफेस जो होता है वो डीबीएमएस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये हमें जो है वो किसको, यूज़र को डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डीबीएमएस पूरा जो इसका सिंपल डेफिनेशन बोल लो, या जो इसका काम है या क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें अगला रहने वाला है कि जो आपका डीबीएमएस है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या सुविधाएं हमें जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी इसमें, देखते हैं। सबसे पहला है डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन, नाम से ही सब कुछ पता चलेगा। डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन मतलब जो डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, संगठन को डिफाइन करने वाली डेफिनेशन। ठीक है, जो डेटाबेस का जो भी ऑर्गेनाइजर होता है या जो भी ऑर्गेनाइजर जो संगठन होता है जिसके 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 थ्रू जो है डेटाबेस बनाया गया होता है, तो जो उसको डिफाइन करता है, ठीक है, डिफाइन करने वाली जो डेफिनेशन या डिफाइन करता है, उसको क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, उसको हम डाटा डेफिनेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने वाली डेफिनेशन को क्रिएट और डिलीट और मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, डेटा डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, अगला है डेटा अपडेशन। अपडेशन मतलब अपडेट करना है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके प्रयोग डेटाबेस में वास्तविक डेटा को इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई करना है। ठीक है, मतलब आपने कोई डेटाबेस तैयार किया है, आपको उसमें डेटा को मतलब एक्स्ट्रा कोई और डेटा डालना है, या जो डेटा है उसको आपने डिलीट करना है, या उसमें कुछ करेक्शन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा अपडेशन उसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा रिट्रीवल। अब रिट्रीवल क्या होता है, इसका प्रयोग जरूरत के आधार पर डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना या पुनः प्राप्त करना। ठीक है, पुनः प्राप्त करना। अगर आपने कोई डेटाबेस तैयार किया था, उसका काम खत्म हो गया और आप उस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उसमें से कुछ एक डेटा जो वो यहाँ पे रहे, पुनः हम प्राप्त करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा रिट्रीवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारी की सारी सुविधाएं हमें कौन देता है, ये डीबीएमएस देता है। ठीक है, जो डेटाबेस में हमें जो जो काम करना है ये सारा डीबीएमएस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, अब इसका प्रयोग जो किया जाता है वो यूजर को रजिस्टर, रजिस्टर मतलब अब देखना, आप जो भी मतलब किसी भी अगर डेटाबेस में या मतलब मान लीजिए कोई भी वेबसाइट आप यूज करते हो, जिसमें आप कोई भी मान लीजिए कोई फॉर्म फिल करते हो और उसमें आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो होता है वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। ठीक है, रजिस्टर करते हैं यूजर को, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर मतलब एक प्रकार से नजर रखते हैं। ठीक है, मतलब उसके वर्क को क्या क्या हो रहा है वो सब चीजें मॉनिटर करने के लिए यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी एक प्रकार से अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, अखंडता मतलब इसको कोई हैक ना कर सके। ठीक है, जो आपका डेटा है डेटाबेस में, ठीक है, कोई इसमें मतलब खलल ना डाल सके, कुछ अलग से कोई और मतलब वायरस वूरस या जो भी रहता है वो इसमें ना छेड़छाड़ ना कर सके, अगर इन शॉर्ट बोलूँ मैं। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी हो गया, डाटा सिक्योरिटी प्रदान करना और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये सारा का सारा आपका यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो ये सुविधाएं जो है वो हमें डीबीएमएस देता है, किसके लिए, डेटाबेस को मतलब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। हम ये सारी चीजें किसके थ्रू करते हैं, डीबीएमएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक और चीज है नीचे, जो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आजकल के जो यूज होते हैं ज्यादातर, वो है आपके डीबेस, फॉक्स प्रो, आईएमएस। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आईएमएस, ओरेकल, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल और डीबी2, डीबी2। ठीक है, ये सारे के सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, सारे के सारे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ये जितनी भी आपको सहूलियत है वो डीबीएमएस हमें देता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला है आपका, इसमें अगला जो टॉप रहेगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। मतलब कि
जो डीवीएमएस है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या अवयव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेनली जो होते हैं वो चार अवयव होते हैं। कितने? चार अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, फर्स्ट आता है आपका हार्डवेयर, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है आपका डेटा, और चौथा आता है आपका यूजर। इन सबको मिलाकर ही आपका एक डीवीएमएस बनता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, सॉरी सर्विस नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाता है, ठीक है। किसका? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर का इस्तेमाल करके, ठीक है। मतलब एक डेटाबेस सिस्टम तैयार करने के लिए इन चारों कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे क्या क्या होता है ये सब। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की, ठीक है। अब आपको पता है हार्डवेयर से आप क्या समझते हो, मतलब एक फिजिकल बॉडी जिसको हम टच कर सकते हैं वही हार्डवेयर होता है, ठीक है। जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा हार्डवेयर होता क्या है, ठीक है। देखिए, हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम आता है जिसमें आपने डीवीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है। इसके अंतर्गत हमें फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, ठीक, आईओ चैनल, आईओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट चैनल, स्टोरेज डिवाइस में रैम रूम सब आते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डीवीएमएस में ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है डीवीएमएस में डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क भी आपका क्या है? एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, ऐप होते हैं जिसमें प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डीबीएमएस के लिए जरूरी कंपोनेंट है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का एक इसमें ये प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका प्रयोग पूरे डेटाबेस को कंट्रोल मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो होता है प्रोग्राम का एक समूह होता है, और हर एक ऐप, जितना आप जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो सारा का सारा एक प्रोग्राम का ही समूह होता है, ठीक है। और जिसमें डेटाबेस को कंट्रोल मैनेज करने करने के लिए किया जाता है जिसका यूज़, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। अब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं, जो भी रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीबीएमएस, सॉरी, डेटाबेस तथा यूजर के मध्य डीबीएमएस सॉफ्टवेयर स्थित रहता है, ठीक है। अब वही चीज आ गई, डेटाबेस, यूजर, बीच में क्या आएगा? डीबीएमएस आएगा, जो कि इन दोनों को कम्युनिकेट करने में सहायता करेगा, ठीक है। बहुत ही आसान इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, इजी इंटरफेस देता है जिससे डेटाबेस में डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव किया जाता है। सेम वही बात आ गई जिसके कारण हम क्या करते हैं? स्टोर, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। किसके कारण? डेटाबेस का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है उसके द्वारा, ठीक है। ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर। अगला आता है डेटा। अब देखो, डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीबीएमएस का, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो डेटाबेस नहीं बनेगा, ठीक है। डेटा आपका इंफॉर्मेशनल डेटा भी हो सकता है, रॉ डेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा भी आपका एक इम्पोर्टेंट या मुख्य कंपोनेंट होता है किसका? डीबीएमएस का, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या होता है ये। डेटा डीबीएमएस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ठीक है। डीबीएमएस डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस करता है, ठीक है। कलेक्ट भी करता है, स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है और एक्सेस भी करता है, ठीक है। डेटाबेस में वास्तविक डेटा, ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। वास्तविक डेटा, ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। ये सारा मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि आपका वास्तविक डेटा क्या होता है, ऑपरेशनल डेटा क्या होता है और मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं इसको, अभी फिलहाल इसका जो मेन मेन चीज़ है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़र। यूज़र कौन हुए? हम और आप, जो कि उसको यूज़ करेंगे, डीवीएमएस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे यूज़र होते हैं जो कि ज़रूरतों के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं, सही बात है, ठीक है। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो डेटा को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। और प्रत्येक यूज़र की कैपेबिलिटी तथा ज़रूरत होती है, और वो जो होती है वो अलग अलग होती है, सबकी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर आप वेबसाइट चलाते हो, ठीक है,
उसमें जो भी डेटा मिलेगा, कोई क्या करता है, कोई उसमें फॉर्म फिल करेगा, कोई वीडियो देखेगा, कोई क्या करेगा, कोई, ये तो सबकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती है, अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, जिसके अनुसार वो डेटाबेस को क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, तो ये मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? हार्डवेयर, ठीक है, सबसे पहले हार्डवेयर। दूसरी चीज़ आती है इसमें सॉफ्टवेयर, ठीक। तीसरी चीज़ इसमें क्या आएगी? तीसरी चीज़ आती है इसमें डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आता है यूज़र। इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? डीबीएमएस बनता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका एक डीबीएमएस तैयार होता है, ठीक है। अगली बात, अब देखो प्रक्रियाएं, प्रोसीजर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के रूल्स और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात आती है इसमें, किसमें? प्रोसीजर में, ठीक है। प्रोसीजर ये बताता है कि सिस्टम में डेटाबेस को किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे करना है, जैसे कि डीबीएमएस को इंस्टॉल, सेटअप, डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना था, डेटाबेस को हैंडल करना आदि। ये सारी की सारी किसमें आती है? इसमें प्रोसीजर में आती है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन भी हो सकता है, कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करें, कैसे सेटअप करें, कैसे लॉगिन करें, कैसे लॉग आउट करें, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस की विशेषताएं क्या क्या रहती है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आएंगे, तो थोड़ा इसको देखते हैं। सबसे पहला है, ये किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रकार का डेटा होता है उन सभी को स्टोर करता है। इन शॉर्ट आप बोल लो कि ये आपका इंफॉर्मेशनल डेटा को भी स्टोर करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशनल डेटा को स्टोर करेगा, और साथ साथ रा डेटा भी आप इसको दे दीजिए, वो भी इसको स्टोर करेगा। मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप इसको डेटा देंगे तो ये सबको स्टोर करने में सक्षम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एसिड प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। एसिड प्रॉपर्टीज इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसका इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। एसिड मतलब वो मत समझ लेना, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, इसको ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है, डीबीएमएस। नेक्स्ट है, डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर एक साथ एक समय पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है कि डेटाबेस सिस्टम के द्वारा जो है एक समय में एक से अधिक यूजर जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, इसके द्वारा डेटा को शेयर भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? डीबीएमएस के द्वारा हम डेटा को एक यूजर से दूसरे यूजर तक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है, अर्थात डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है, ठीक है। रिडंडेंसी क्या होती है? मतलब एक बार कोई अगर आपने डेटा रखा हुआ है डेटाबेस में अगर आपने कोई वो दे दिया है, मान लीजिए कोई एक नेम दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राम नेम दे दिया है, उसका एड्रेस दे दिया है, ठीक है, और उसका आपने कुछ भी मान लीजिए फ़ोन नंबर दे दिया है। अब ये 3 चीज़ें आपने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है। अब अगर आप इसी को सेम दोबारा उस डेटाबेस में करना चाहोगे तो वो नहीं करने देगा। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेट, मतलब डेटा की कॉपी करना एक प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगला, इसमें सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब सबकी आइडेंटिटी बनी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी होगी तो सबकी आइडेंटिटी होगी। जो ऑथोराइज्ड यूजर होगा वो ही इस डेटा को क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति चला जाएगा और वो उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके पास आइडेंटिटी होगी वही उस डेटा को क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनऑथोराइज्ड यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी कारणवश डेटा बेस डिलीट हो जाता है, ठीक है, जो भी डेटाबेस आपने बनाया होता है या करप्ट हो जाता है, तो ये डीबीएमएस क्या करता है? इसमें जो होता है वो उसका बैकअप बन जाता है, ठीक है, इसका बैकअप बन जाता है, ठीक है, जो कि हम उसको दोबारा इसमें रिस्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, डीबीएमएस में मैनुअली बैकअप लेने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑटो बैकअप होता है। क्या होता है? ऑटो बैकअप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ऑटो बैकअप इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो डीबीएमएस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो मेनली बताऊंगा वो 4 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 4 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। डीबीएमएस के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले आता है आपका हिरारिकल, ठीक है। दूसरा आता है आपका नेटवर्क।
तीसरा आता है आपका रिलेशनल, और चौथा आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं मेनली, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हियरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो वैसे तो डीबीएमएस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ 4 प्रकार के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका हियरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है हियरार्किकल की। ठीक है, हियरार्किकल क्या होता है, देखो हियरार्किकल जो होता है वो एक ट्री के आकार का या ट्री के प्रकार का, मतलब ट्री के साइज का या ट्री के शेप का, शेप बोल लीजिए, ट्री के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हियरार्किकल में। अब इसका मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो ये है हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल, ये है आपका। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें आपका एक ही एंटिटी होती है जिसको हम रूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। एक ही एंटिटी होती है, या जिसको हम पेरेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो होता है वो आपका पेरेंट चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड मॉडल होता है। क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड मॉडल होता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब एक पेरेंट होता है, इसके बहुत सारे चाइल्ड रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो डीबीएमएस होता है उसमें अलग अलग जो बने होते हैं वो एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं, कॉलेज है। अब इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, वो बने होंगे, अलग अलग प्रकार के आपके डिपार्टमेंट बने होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रोफेसर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग स्टूडेंट होंगे, सब अलग अलग इसमें चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है, ये मैंने बोला है। अब कॉलेज से मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, कॉलेज में हमारे पास सब्जेक्ट की बात करें तो मान लीजिए सब्जेक्ट जो होते हैं होंगे वो 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, एक साइंस है, एक आर्ट्स है, और एक जो है वो आपका क्या है, कॉमर्स है। ठीक है, अब ये तो आ गया पेरेंट्स, ये इसके क्या आगे, चाइल्ड आगे। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका अलग अलग वो रहने वाला है, साइंस में भी अलग अलग, जैसे बायो आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, फिजिक्स आ गया, इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से आर्ट्स में रहने वाले हैं, उसी तरीके से कॉमर्स में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो बायो में भी मान लीजिए नाम, जैसे नाम लिख ले, जैसे राम, श्याम, इन्होंने क्या रखा है, बायो रखा है। और केमिस्ट्री में भी सीता गीता किसी ने क्या रखा है, ये आपका केमिस्ट्री रखा है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी कोई नाम लिख लेते हैं उसका, गीता। ठीक है, ये इन्होंने क्या रखा है, फिजिक्स रखा है। अब इसमें भी आगे इनके क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो इस प्रकार से काम करता है। मतलब एक ही रूट होंगी और उसकी आगे ब्रांचेस होंगी, बस सिंपल सी बात है। पेरेंट चाइल्ड मॉडल पे काम करता है ये, एक ही पेरेंट होगा और इसके काफ़ी सारे बच्चे होंगे। ये सारा का सारा क्या है, मतलब एक कॉलेज का स्ट्रक्चर है। कॉलेज का जो भी मतलब इसमें जितना भी कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए अलग से हो जाएगा, मतलब आएगा तो कॉलेज के अंदर, कॉलेज का जो डेटाबेस होगा उसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो हियरार्किकल जो होता है वो आपका कुछ हिस्सा इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं बात करूं इसके कुछ एक की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे इसमें। सबसे पहला है, इस डेटाबेस में डेटा जो है वो ट्री की तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, अर्थात इसमें डेटा टॉप डाउन या बॉटम अप फॉर्मेट में होता है। मतलब टॉप डाउन मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और बॉटम अप फॉर्मेट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और इसमें डेटा जो होता है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है इसमें। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चीज़। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किस में होती है, वो हियरार्किकल में रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, इस मॉडल में, ये तो हो गया पेरेंट चाइल्ड, इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है। प्रत्येक एंटिटी के पास एक ही क्या होता है, पेरेंट होता है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, एक ही होता है, इसका ये, इसका ये। ठीक है, और जिसके बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट। रूट मतलब जड़। ठीक है, जहाँ से ये सारा जो आपका डेटाबेस है वो मैनेज हो रहा है। ठीक है, अगला, किसी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें प्रत्येक ट्री को तब तक ट्रेवरेस करना होता है जब तक कि रिकॉर्ड ना मिल सके, मतलब तब तक खंगालना होता है हमें जब तक कि वो रिकॉर्ड नहीं मिल सकता है, नहीं मिल जाता हमें। ठीक है, पूरा उसको छानना पड़ता है। ठीक है, बट इजली हो जाता है। इस डेटाबेस का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है,
बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों में किया जाता है। बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है, इसका मुख्य लाभ ये कि इसमें डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी जल्दी हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो इसका स्ट्रक्चर सभी में अप्लाई नहीं किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका ये ट्री वाला स्ट्रक्चर है, ये सभी में अप्लाई, सभी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये एक फ्लेक्सिबल डेटा बेस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको हियरार्किकल वाला समझ आया होगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, एक ही इसमें पेरेंट होता है और काफ़ी सारे मतलब इसके आगे चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक ही एंटिटी होती है। ठीक है, और इसमें अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है, रिट्रीव मतलब डेटा को पुनः प्राप्त करना है, तो हमें पूरे के पूरे जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको खंगालना पड़ता है कि जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती, वो डेटा नहीं मिल जाते जिसको हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, बस ये मेन चीज़ें, बाकी बैंकिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको बहुत तेज़ी से एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हियरार्किकल डीबीएमएस। अगला बात करते हैं नेटवर्क। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट होता है वो आपका एक नेटवर्क की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक नेटवर्क की तरह काम करता है, और इसको नेटवर्क से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जितने भी यूज़र्स होते हैं जिनका हमने डेटा इसमें क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, डेटाबेस मैनेज सिस्टम तैयार करना होता है, उन सब के बीच में हमें क्या करते हैं, लिंक स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए इसका एक स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इमेज इसको देख लीजिए। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो देखो मैं इसको एक थोड़ा सा इजीली वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है समझना, मान लीजिए कोई यहाँ पे कॉलेज है जिसमें अलग अलग वो बंटे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग विभाग है, विभाग बोल लो या अलग अलग डेटा को मैनेज करने के लिए ब्लॉक्स बोल लो। ठीक है, ये मान लीजिए ये, तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर वाला ब्लॉक है। ठीक है, प्रोफेसर वाला ब्लॉक है, ये स्टूडेंट वाला ब्लॉक है। कौन सा है? स्टूडेंट वाला ब्लॉक है। और ये जो है वो आपका कोर्स वाला है, ये आपका क्या है? कोर्स वाला है। और ये जो है आपका वो कौन सा है? डिपार्टमेंट वाला है, डिपार्टमेंट वाला ब्लॉक है। ठीक है, अब ये जो होगा इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो मतलब मान लीजिए प्रोफेसर का संबंध या प्रोफेसर का कनेक्शन किसके साथ होगा? स्टूडेंट के साथ होगा, तो स्टूडेंट का कनेक्शन भी तो प्रोफेसर के साथ हो सकता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट के साथ हो सकता है। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि जो स्टूडेंट है उसने कौन कौन से कोर्स का संबंध स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है और स्टूडेंट का संबंध कोर्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोफेसर और कोर्स भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और डिपार्टमेंट और स्टूडेंट भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कोर्स और डिपार्टमेंट भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब ये एक प्रकार से, और ये प्रोफेसर और इसके बीच में भी एक लिंक बना होता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि स्टूडेंट मतलब कोर्स है, तो किसी स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लेके रखा होगा, किसी ने कौन सा कोर्स लेके रखा होगा, हर एक स्टूडेंट और कोर्स जो होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। एक यहाँ पे क्या बन गया, ये नेटवर्क सा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हर एक एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपका नेटवर्क डीवीएमएस। ठीक है, नेटवर्क डीवीएमएस। ठीक है, अब इसके भी कुछ एक की है। ठीक है, तो की पॉइंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, ये डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग एंटिटीज के मध्य से रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क के मध्य से, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेटवर्क से इनको जोड़ा जाता है। दूसरा है, इसका प्रयोग बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। ये डेटाबेस भी हियरार्किकल की ही तरह होता है, परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको हियरार्किकल बताया जिसमें एक पेरेंट्स के बहुत सारे मतलब एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और चाइल्ड को हम इसमें क्या बोलते हैं? मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स कहते हैं। और पेरेंट को क्या बोला जाता है? ऑक्यूपायर बोला जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेरेंट्स को ऑक्यूपायर और चाइल्ड को क्या कहा जाता है? मेंबर कहा जाता है। ठीक है, ये सेम हियरार्किकल की ही तरह है, बस उसमें ये फर्क है कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है और यहाँ पे एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात, नेटवर्क डेटाबेस का निर्माण चार्ल्स बैचमैन ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नेटवर्क डेटाबेस जो था उसका निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बैचमैन ने किया था। ठीक है, इसमें एंटिटीज को एक ग्राफ में व्यवस्थित किया जाता है
जिससे कि उन्हें बहुत सारे पाथ से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि अगर आपको किसी, मान लीजिए कोई कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें आपको किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है, तो आप प्रोफेसर के थ्रू भी पता कर सकते हो, डिपार्टमेंट के थ्रू भी पता कर सकते हो, कोर्स के थ्रू भी पता कर सकते हो। वही चीज़, वही मैं आपको रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा था ना, कि जैसे आप अगर किसी स्टूडेंट के बारे में, मान लीजिए उसमें किसी स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो आप उसको किस किस के थ्रू पता कर सकते हैं। यहाँ बोला बहुत सारे रास्तों के द्वारा या बहुत सारे पाथ्स के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट है, सबसे पहले तो ये पता कर सकते हैं कि उसने कौन सा कोर्स रखा हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू नहीं तो आप ये कि वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, या वो कौन से प्रोफेसर के अंतर्गत पढ़ाई करता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप इसमें किस में, नेटवर्क डेटाबेस में कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक उसका पता करने के लिए, किसी एक स्टूडेंट के डेटा के बारे में पता करने के लिए। ठीक है अगली बात, इसका मुख्य फायदा ये है कि इसमें हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, हम इसका डिज़ाइन भी इजी होता है। ठीक है, ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। और इसका नुकसान ये होता है कि इसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट और इंसर्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बस। ठीक है, अपडेट और इंसर्ट करना, अब हिरारिकल में क्या था, इसलिए हम अपडेट कर सकते थे और इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, अपडेट और इंसर्ट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेटवर्क डीबीएमएस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डीबीएमएस कौन सा है आपका, रिलेशनल डीबीएमएस। ठीक है, अगला है आपका रिलेशनल डीबीएमएस, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये रहा। अब रिलेशनल डीबीएमएस में क्या होता है कि रिलेशनल डीबीएमएस में जो होता है वो आपका, इसको हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो डेटाबेस होता है वो टेबल से दर्शाया जाता है, जैसा कि आपके सामने मैंने रखा भी है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी बोलते हैं। और इसमें डेटा को जो है हम टेबल के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, टेबल के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की टेबल बनी होगी, ये आपकी डिपार्टमेंट की टेबल है। ठीक है, इस तरीके से टेबल में क्या होता है, टेबल में आपका क्या क्या रहेगा, टेबल में आपके रो और कॉलम्स रहते हैं। ठीक है ना, रो और कॉलम्स बनते हैं कंप्यूटर में, टेबल में। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट में आ गया। उसी तरीके से एक टेबल बनी होगी जिसमें स्टूडेंट के बारे में होगा, उसी तरीके से एक टेबल और बनी होगी जिसमें हम कोर्सेज के बारे में रखा होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो होता है वो रिलेशनल डीबीएमएस होता है। ठीक, तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। तो इनके उसके थ्रू ये देखो, ये जैसे ये टेबल बनी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या, ये नेम आ गए, ये सोशल सिक्योरिटी आ गई, कस्टमर स्ट्रीट आ गई, ये अलग अलग मतलब इनका वो रखा हुआ है। ठीक है, एड्रेस के बारे में पता करने के लिए ये सारा डेटा जो है इसमें स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें भी कुछ एक इसकी की पॉइंट्स है जो कि देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है कि रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, रिलेशनल डेटाबेस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सबसे सरल और आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसमें डेटा जो है वो एक टेबल की रो और कॉलम्स में होता है। इसमें डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसक्यूएल जो है वो आपकी क्या है, लैंग्वेज है। एसक्यूएल जो है वो आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो डेटा को इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। किसमें, रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके रिलेशनल डेटा डीबीएमएस है वो है आपके DB2, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर एक ही बात है, RDB। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो आपके रिलेशनल डेटाबेस हैं। ठीक है, अगला है, इसका मुख्य एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा टेबल के फॉर्म में होता है जिसके कारण यूजर इसे आसानी से समझ लेता है और एक्सेस कर लेता है। ठीक है, एडवांटेज ये है। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ये है कि इसमें डेटा ज़्यादा होने पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डेटा के मध्य की रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे देखिए ये काफ़ी सारा डेटा है आपके पास। ठीक है, और इसमें जो होता है रिलेशनशिप समझना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। वैसे तो समझ में आता है, ठीक है, पर जिसने बिल्कुल ही नहीं इसको यूज़ किया होगा तो उसके लिए तो कॉम्प्लिकेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रिलेशनल डेटाबेस था। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है ये क्या होता है, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। इसमें डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर रहती है और इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। क्या बोला जाता है इसके स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लास। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को उपलब्ध करवाती है। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कोड्स की ज़रूरत होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आया भी था कि कोड्स का इस्तेमाल हम कौन से डीबीएमएस में करते हैं, तो कोड्स का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस में किया जाता है। और कोड्स को मेंटेन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड डीबीएमएस को 1880 के दशक में निर्मित किया गया था, ठीक है। 1880 के दशक में निर्मित किया गया था, ठीक है। और ये डेटाबेस ज़्यादातर सभी प्रोग्राम लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, रवि, पाइथन, ये सब जितनी भी लैंग्वेज है इन सब पे सबको ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही ये होता है कि जो आपका जैसे ये सारी भाषाएं जो है, ये लैंग्वेजेस जो है, ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होंगी उन सबको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगली बात है, इसका मुख्य लाभ ये है, इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। एडवांटेज आ गया, और डिसएडवांटेज हो गया कि इसके, हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज एडवांटेज जो है इसका, वो इम्पोर्टेंट है। इसका नुकसान ये है कि इसकी कोई अपनी क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, जैसे रिलेशनल की है, एसक्यूएल है, ठीक है। तो ये इसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई भी लैंग्वेज दे दो उसको सपोर्ट कर लेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो बस इसमें इसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है, कोड्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें जो भी आपको ठीक लगता है वो लाइनें आप इसमें पिक कर सकते हो, ठीक है। अगला है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के फायदे क्या क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए, तो डीबीएमएस क्या क्या रहेगा, ये अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए बहुत सारी मेथड्स प्रदान करता है। कौन? डीबीएमएस। अलग अलग प्रकार के डाटा को स्टोर मतलब संग्रहित, रिट्रीव मतलब दोबारा प्राप्त करने के लिए अलग अलग वे देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है, डीबीएमएस में सुरक्षा और इंटीग्रिटी, अखंडता का पूरा ध्यान रखा जाता है। डेटाबेस में किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले उसे कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है। डेटाबेस में यूजर को सभी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है, जिससे डेटा इंटीग्रिटी बढ़ती है। बोलने का मतलब है कि अगर इसमें आप कोई भी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कुछ एक जो इनके टर्म एंड कंडीशन होती है उनको फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी बात है, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जो भी यूज़र होते हैं उनको सब सारा का सारा डेटा यूज़ करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें डेटाबेस को बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी सही है। अगला है, इसमें यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा शेयर कर सकता है, एक यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा शेयर कर सकता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें डेटा का बैकअप ले सकते हैं, इसमें यूज़र को खुद बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डीबीएमएस खुद बैकअप, ये मैं आपको बता बैठा हूँ पीछे, ठीक है। अगली बात, इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, वही है कौन सा, रिडंडेंसी, ठीक है। तो ये थी आपकी एडवांटेजेस। अब चलिए डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, किसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले तो है कि ये जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है काफ़ी कॉस्टली आता है, इसका बहुत अधिक, ठीक है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है। ज़्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स, कठिन होते हैं, इसके लिए यूज़र को इसकी ट्रेनिंग देना आवश्यक होता है। मतलब हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है, अगर किसी को डेटाबेस को मैनेज करना है तो उसको पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ संगठनों में सभी डेटा को एक ही डेटाबेस में इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कि सारे डेटा को एक ही डेटाबेस में स्टोर करते हैं, इंटीग्रेट मतलब स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो होता है डेटा डैमेज हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख ली आपने डेटाबेस में, ठीक है, और जब कुछ उसको एक्सेस करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो डैमेज हो जाएगा, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसमें कई यूज़र एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ डेटा का नुकसान होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई फॉर्म भरी है, कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, अगर उसमें उसकी कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, वेबसाइट की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर उसको एक्सेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ठीक है। देखा होगा आपने फॉर्म फिल करते हुए, किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब उसकी कैपेसिटी से अधिक यूज़र उसको एक साथ एक समय में एक्सेस करेंगे तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये था आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके यूजेस के, मतलब हम कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। वैसे हर कोई इसका पर्सनल उसके लिए यूज़ नहीं करता है डीबीएमएस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो बैंकिंग में कस्टमर की जानकारी, पेमेंट अकाउंट्स की गतिविधि, डिपॉजिट और लोन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब बैंक के उसमें क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, एयरलाइन में टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आप टिकट वगैरह बुक करते हो, चाहे एयरलाइंस की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, कहीं पे भी अगर आप टिकट बुक करोगे तो उसके लिए भी डीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट की जानकारी
कोर्स रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट के लिए भी डीवीएमएस का यूज़ किया जाता है। कॉलेजेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टेली कम्युनिकेशन में कॉल रिकॉर्ड्स, बिल और बैलेंस की जानकारी को स्टोर करने के लिए डीवीएमएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस में स्टॉक, सेल्स और परचेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो फाइनेंस के क्षेत्र होते हैं, फाइनेंस फील्ड में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है सेल्स में इसका प्रयोग कस्टमर, प्रोडक्ट्स और सेल्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी किया जाता है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें कस्टमर, प्रोडक्ट्स और सेल्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन, एचआर मैनेजमेंट में इसका प्रयोग एम्प्लॉयज सैलरी, पेरोल और पे चेक आदि की जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जो डीबीएमएस का जो यूज़ होता है, डीबीएमएस का यूज़ जो होता है वो कोई पर्सनल यूज़ के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकता, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपका बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है, मतलब लार्ज अमाउंट में डेटा को हमने स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम डीबीएमएस का प्रयोग करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, डीबीएमएस क्या है, की पॉइंट क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखने हैं। डीबीएमएस क्या है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस जो कि हमें जो आपका डेटाबेस है और यूज़र है उनके बीच जो है वो इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे हम डेटाबेस को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, डीबीएमएस होगा। ठीक है, और बाकी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस या इसी प्रकार का कंटेंट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी कंप्यूटर की। कल मैं इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एचपी जीके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का जीके भी मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।